बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने नेशनल इनकम को शुरू किया था और मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। ख़ास तौर पर जीडीपी और जीएनपी के हवाले से भी डिस्कशन हुई थी। तो इसमें एक दो चीज़ें मज़ीद मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। वो ये कि इकॉनमी जो होती है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एक होती है टू सेक्टर इकॉनमी और एक होती है थ्री सेक्टर इकॉनमी और एक होती है फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो ये हमारे पास टू सेक्टर, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो है वो दो तरह के लोग होते हैं। एक को हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है उसमें प्रोड्यूसर्स। यानी हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब है कि उसमें कंज्यूमर होते हैं और इधर प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी फर्म्स की बात कर रहा हूँ। जो थ्री सेक्टर इकॉनमी होती है उसके अंदर ये दो तो पहले होते ही हैं, एक और भी होता है उसमें, यानी कंज्यूमर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं और गवर्नमेंट होती है। इसे थ्री सेक्टर इकॉनमी कहते हैं। और जो फोर सेक्टर इकॉनमी होती हैं उसमें चार सेक्टर्स होते हैं, तीन तो यही होते हैं। यानी एक कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं और गवर्नमेंट होती है, और चौथा सेक्टर होता है फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो ये चार सेक्टर आपके पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये इसे हम कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो वो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी मैंने आपको बताया कि एक तो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, एक थ्री सेक्टर इकोनॉमी होती है और एक फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है। जो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी है, उसमें कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट होती है। और जो फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड सेक्टर होता है। यानी ये सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हमारे सामने आ गए। अच्छा, इसमें ये है कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसकी जब हम इक्वेशन बनाते हैं वो होती है वाई। वाई मीन्स आउटपुट। वाई का मतलब क्या है? आउटपुट। y इज इक्वल टू सी प्लस आई और y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसमें से c का जो मतलब है, c का मतलब है कंजम्पशन, ये मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और s का मतलब है सेविंग्स और i का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो ये जो सी प्लस आई है इसमें इसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड और सी प्लस एस को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन। ए डी का मतलब है एग्रीगेट डिमांड और ए एस का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, ये टू सेक्टर की डिमांड साइड की इक्वेशन है और ये सप्लाई साइड की इक्वेशन है। ये टू सेक्टर ख़त्म होता है। उसके बाद जब आप थ्री सेक्टर इकोनॉमी पे आते हैं तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आता है सी प्लस आई प्लस जी और ये आ जाती है एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन। और सी प्लस एस प्लस टी,
इसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन। तो इसमें जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टी का मतलब है टैक्सेस। ये थ्री सेक्टर की दोनों इक्वेशनें आ गई, एक डिमांड साइड की इक्वेशन और एक सप्लाई साइड की, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है उसके पास जो हमारे पास इक्वेशन है वो है फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी होगी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये फोर सेक्टर इकोनॉमी की इक्वेशन है और इसी को ही हमने जीडीपी भी कहा था। ठीक है ना जी, ये पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी, इसको जीडीपी भी कहा था। तो ये आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए, टू सेक्टर की, थ्री सेक्टर की और फोर सेक्टर की। ठीक है, और इसकी मतलब टू सेक्टर की दो इक्वेशंस हैं, एक डिमांड साइड की इक्वेशन है, एक सप्लाई साइड की, एग्रीगेट डिमांड साइड की, एक एग्रीगेट सप्लाई। इसकी भी जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है उसमें मैंने आपको बताया कि तीन सेक्टर होते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं। तो इसमें ये जो जी है ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, टी टैक्स है, इसमें तीसरा यानी सेक्टर इन्वॉल्व हो गया और इसमें फॉरेन ट्रेड सेक्टर ये इन्वॉल्व हो गया है। जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी होती है ना उसको हम ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ओपन इकोनॉमी। और आजकल की दुनिया में सारी इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज हैं। ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसका फॉरेन ट्रेड सेक्टर भी होता है। तो ये जो दोनों हैं यानी टू सेक्टर और थ्री सेक्टर इकोनॉमीज को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इसलिए कहते हैं कि टू सेक्टर हो तो उसमें ये ज़ाहिर सी बात है कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं। थ्री सेक्टर हो तो उसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट हो जाती है। तो इनके अंदर कहीं पर भी फॉरेन ट्रेड सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इनको दोनों को हम क्लोज्ड इकोनॉमीज कहते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी को भी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी को भी। लेकिन अगर फोर सेक्टर इकोनॉमी पे चले जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है, और मैंने कहा आजकल की दुनिया में तमाम तकरीबन इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज हैं क्योंकि तमाम मुल्क जो हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। ये मैंने सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बताए और फिर उनके हवाले से मैंने आपको डिमांड साइड की कहानी भी बताई और सप्लाई साइड की कहानी भी बताई। और थ्री सेक्टर में भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात की। फिर फोर्थ सेक्टर भी मैंने आपको इक्वेशन बताई जो ये है। लेकिन अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब है। एग्रीगेट डिमांड यानी एडी ये किसे कहते हैं और फिर एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं? इसे हम चाहे वो किसी भी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर क्यों ना हो। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है, ये मैं आपको यहाँ से शेयर कर देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का ये आपके सामने, एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक साल के अरसे में इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी जो डिमांड होती है, टोटल डिमांड, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड की कोई डेफिनेशन लिखी हुई है एग्रीगेट डिमांड की, समझ गए? एग्रीगेट डिमांड की ये इक्वेशन लिखी हुई है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर पैदा होती हैं उसकी जो टोटल जो वैल्यू होती है उसकी डिमांड की, टोटल वैल्यू ऑफ द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अंदर पैदा होती हैं एक इकोनॉमी के अंदर, उसकी डिमांड, टोटल डिमांड जो है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट का मतलब ही टोटल है। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि एक मुल्क के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल आउटपुट, पोटेंशियल मीन्स जो आपने प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जितनी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं ना एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर, आउटपुट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। तो वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई
तीनों में आ सकती है, यानी तीनों मतलब कि आप 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी डिस्कस कर सकते हैं और 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी डिस्कस कर सकते हैं और 4 सेक्टर में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको ये बताया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है ना। और अगली बात ये समझिए कि जो एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड पे बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड मैंने भी आपसे डिस्कस भी की है कि जो भी आप डिमांड कर रहे होते हैं, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, जो किसी भी एक इकोनॉमी में टोटल डिमांड आप की बात करते हैं, वो आपकी एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट मींस टोटल डिमांड इन अ ईयर। और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो टोटल पोटेंशियल आउटपुट है, पोटेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल पोटेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आ गई आपके सामने। तो अब ये बात ज़हन में रखें कि जहाँ पर अब पहले अगर हम फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, यानी यहाँ पे आउटपुट आ गई ना, टोटल आउटपुट मींस जीडीपी। तो यहाँ पे प्राइस लेवल, तो ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाएगा, ये एडी कर्व। जैसे आम डिमांड कर्व होता था एक शख्स का एक कमोडिटी के लिए, तो इसका मतलब इस कीमत पर पूरी जो मुल्क है, इस कीमत पर P2 पर इतनी गुड्स एंड सर्विसेज की, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा है। इसको जीडीपी को, टोटल आउटपुट को आप जीडीपी कह लीजिए या वाई कह लीजिए। तो वाई इतनी थी, वाई नॉट। फिर जब कीमत कम होती है तो अकॉर्डिंगली, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, तो जब कीमत कम होगी तो टोटल डिमांड, तब इंडिविजुअल डिमांड भी बढ़ेगी, जिसके नतीजे में टोटल डिमांड में इजाफा हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की। तो कीमत में कमी होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है। तो प्राइसेस के कम होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और एग्रीगेट डिमांड के अंदर। अच्छा, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये प्राइस और ये जीडीपी कह लीजिए या वाई कह लीजिए या टोटल आउटपुट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ये है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और उसके बाद ये हो जाता है वर्टिकल, ऐसे, समझ गए। इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट सप्लाई के दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है पॉजिटिव, और फिर इसके बाद ये वर्टिकल हो जाता है, ये आपके सामने। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में जितनी कीमतें बढ़ेंगी तो एग्रीगेट सप्लाई में भी इजाफा होगा। ये आपके सामने प्राइस बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई में भी इजाफा होता चला जा रहा है, ये आपके सामने। और ये प्राइस बढ़ती जा रही और ये प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट बढ़ती जा रही। लेकिन ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यानी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक प्राइस में इजाफा होगा तो एग्रीगेट सप्लाई में भी इजाफा होगा, और प्राइस में कमी आएगी तो एग्रीगेट सप्लाई में भी कमी आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ तक एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, और फिर बी से लेके, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी है, पॉइंट
बी से लेके पॉइंट सी तक चले जाएं तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। जब ये वर्टिकल हो जाता है तो फिर प्राइसेस के बढ़ने से या कम होने से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब है नो चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द आउटपुट। ठीक है ना जी। तो ये वर्टिकल पे जाके हो जाता है, और जहाँ ये वर्टिकल होता है यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, तो एक ये है और एक ये है। एग्रीगेट सप्लाई को दो हिस्सों में कर रहे हैं। ये आउटपुट है, वाई का मतलब यहाँ पे आउटपुट है, ये प्राइस है, यहाँ पर भी प्राइस है। तो आप देखें कि पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये है, फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये वर्टिकल है ये। तो ये दो हिस्से हैं इसमें। तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ना, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट सप्लाई, और इसे हम कहते हैं वर्टिकल। इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको इकट्ठा करके दोनों बना दिए। अच्छा, इस जगह पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि दो किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं, टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट। एक है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और दूसरा है केन्स, J.M. केन्स, जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज वर्टिकल, लेकिन केन्स कहता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज फर्स्टली पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड देन इट इज वर्टिकल। समझ गए? यानी केन्स जो है वो ये कहता है कि पहले इस यानी क्लासिकल का अगर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएंगे ना, वो ये होगा। दिस इज क्लासिकल मींस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स, क्लासिकल्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और वो ये कहते हैं कि ये जो आउटपुट है, वाई का मतलब आउटपुट है यहाँ पे, ये यहाँ पर जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा वर्टिकल होता है। और वो ये कहते हैं जिसकी वजह ये बताते हैं कि इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो वाई का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि आउटपुट है, और वाई एफ का मतलब है आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट किसकी? लेबरर्स की, या तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो आउटपुट प्रोड्यूस होनी है वो यही है। तो इसलिए क्लासिकल ये कहते थे कि ये वाई का मतलब यहाँ पे वाई एफ है। इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा आउटपुट मज़ीद प्रोड्यूस नहीं हो सकती, और अब जो मर्ज़ी हो जाए, मतलब कीमतों में इजाफा होता चला जाए, P1 P2 P3, तो देर इज़ नो चेंज इन दी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है। लेकिन केन्स ये कहता था कि नहीं, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रहती। ये कहते थे इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस वजह से वो कहते थे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा वर्टिकल होता है। लेकिन केन्स कहता था कि नहीं, जो केन्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो ये है। केन्स ने कहा कि शुरू में इकोनॉमी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल है, सॉरी पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और उसके बाद ये वर्टिकल होता है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पर ये जहाँ पे ये वर्टिकल हो रहा है, यहाँ पर वाई एफ है, ये वाई है, वाई का मतलब आउटपुट है।
इसका मतलब ये है कि केन्स के ख्याल में कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इससे पहले यानी बिफोर वाई एफ यानी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, ठीक है। और एट वाई एफ यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, ठीक हो गया जी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। इसका मतलब बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बिफोर इसी का मतलब ही यही है। और फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल है। और केन्स कहता था कि बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट ये शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व होता है, और जब ये वर्टिकल होता है तो ये लॉन्ग रन में होता है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ये शॉर्ट रन की स्टोरी है जब ये पॉजिटिवली स्लोप होता है, और लॉन्ग रन के अंदर वो कहता था कि ये वर्टिकल होता है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि ये हमेशा ही वर्टिकल होता है, और वो हमेशा कहते थे कि इकोनॉमी में हमेशा लॉन्ग रन ही रहता है। तो ये लॉन्ग रन की बात करते थे, ठीक हो गया जी। तो समझ गए। तो ये दोनों बातें समझ आ गई आपको। अब आप पहचान कर सकते हैं कि अगर इस तरह का आपके सामने आएगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो आप कहेंगे ये केन्स का है। और केन्स जो कहता है, केन्स क्लासिकल की बात नहीं मानता था और अपनी भी बताता था। ये केन्स एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो आपके सामने है। इसमें ये वाला हिस्सा शॉर्ट रन में होता है, और ये वाला वर्टिकल जो पोर्शन होता है ये लॉन्ग रन में होता है। यानी केन्स कहता था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में जाके होता है, लेकिन जो वो है शॉर्ट रन में, क्या होता है, शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ठीक है भाई। तो ये दोनों स्टोरियां समझ आ गई हैं। अच्छा, अब जो एक चीज और है, मेरा ख्याल है इसमें कोई आपको इशू अब नहीं है। जो मैंने अब ये वाला एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपको समझाया था, ये मैंने असल में केन्स का समझाया था आपको, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलें, इससे आगे चलें।